गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल पे। यूरोपियन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो देख रहे थे यूरोपियन कंट्री जो आई भारत, उसका क्रम हम देखे थे कि पहले जो सबसे पहले यूरोपियन कंपनी जो आई पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली लोग आए। उसके बाद फिर डच आए, फिर डच के बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिश, फिर स्वीडिश कंपनी आई। तो इसको क्रम में हम देख रहे थे तो मैप पे समझ रहे थे कि देखिए ये आपका इंडिया है। हम लोग देख रहे थे कि ये आपका हम लोग का इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इतना ही देखते हैं अभी हम। और ये अरबियन कंट्री बताए थे, अरबियन कंट्री यहाँ पे है। ये कौन है? अरबियन कंट्री यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पर अफ्रीका बताए, यहाँ पे अफ्रीका है। ये यूरोप है, यहाँ पर ब्रिटेन है, स्पेन पुर्तगाली है, स्पेन है, फ्रांसीसी है। ठीक है, सारा यूरोप का ही क्षेत्र है। ठीक, तो इसमें बताए थे कि हम पुर्तगाली सबसे पहले जो वास्को डी गामा आया, इसकी कहानी हो चुकी पुर्तगाली कैसे कैसे आया। पुर्तगाली जो आया उसका नीति क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। पुर्तगाली लोग सारे अरब सागर, ये क्षेत्र जो अरब सागर हैं उस पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अरब सागर पर कब्जा कर लिया था, है ना। कहाँ पे? अरब सागर मतलब हिंद महासागर पे। बता चुके थे आपको। ये सब क्षेत्र जो था उसका ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, उसके तहत आपका कब्जा कर लिया था। ठीक है, किसकी? पुर्तगाली का पॉलिसी था। ये आपका बताए थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो पहला गवर्नर था उन्हें आपका उसका पुर्तगाली का फ्रांसिस्को द अल्मीडा, वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। और एक चौल का युद्ध बताए थे, चौल का युद्ध हुआ था, जिसमें आपका मिस्र, तुर्की और गुजरात एक तरफ था, एक तरफ पुर्तगाली था। फाइनली पहला बार हारा, लेकिन 1509 में चौल का युद्ध 1508 में होता है, फिर 1509 में ये जीत जाता है। कौन? पुर्तगाली। इस तरह से पूरा हिंद महासागर पर इसका कब्जा था। परिदृश्य देखते हैं। पुर्तगाली देखे, अल्बुकर्क देखे आप, अल्बुकर्क की नीति क्या था? गोवा को जीत लिया था। गोवा का क्षेत्र दोस्त यहाँ पे एक गोवा क्षेत्र है, गोवा को जीत लिया। आपका पहला जो कोठी पुर्तगाली बनाया था मालाबार तट। ये कौन तट है? ध्यान दीजिएगा इस पर, मालाबार तट, केरल का तट है ये, मालाबार तट है। केरल का तट को कहा जाता है मालाबार तट। यहाँ पर कोचिन बंदरगाह था, पहला कोठी यही बनाया था। पुर्तगाली जो बनाया था पहला कोठी बताएं आप, ध्यान दीजिएगा, पहला कोठी मालाबार में। ये आपका कोरोमंडल है, ये आपका कोरोमंडल तट है, आंध्र प्रदेश का तट जो कहा जाता है कोरोमंडल तट है। ठीक, तो पुर्तगाली लोग कहाँ कहाँ कब्जा किए थे? अल्बुकर्क जो है सो गोवा को जीता 1510 में। कोचीन से फिर गोवा शिफ्ट कर दिया, निन्हो गोवा शिफ्ट कर दिया अपने कार्यालय को। उसके बाद बताए थे कि सेंथोम जीता, मद्रास में सेंथोम है। इधर आपका सूरत वगैरह में भी आपको कब्जा किया, सेंथोम में हुगली पर कब्जा किया। धीरे धीरे पुर्तगाली का क्षेत्र जो था हुगली था, हम यहाँ पे आपका हुगली, इस तरह से क्षेत्र पर उसका कब्जा था। डच लोग आए, डच की पॉलिसी भी थी। डच आपका लास्ट में बेदरा का युद्ध में हार जाता है, 1529 आपको 59 में वो हार जाता है। तो मेनली अब देखिए जो अंग्रेज, ये ब्रिटेन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसको देख रहे थे हम। ब्रिटेन जो हम पे शासन किया है उसको हमको देखना है। ब्रिटेन ये जो कब आया, सबसे पहली बात है इसकी, ये ब्रिटेन भारत कब आया? यहाँ पर शासक काल मुगल है, जिसमें ब्रिटेन में कंपनी स्थापना हो रहा है। इस मुगल वंश का शासक अकबर है। इसके शासन काल 1556 से 1605 की ईस्वी है ना। अकबर क्वेश्चन करता है आपसे, देखिएगा वहाँ पर अकबर बैठा हुआ है। यहाँ पर पूरे हिंद महासागर में पुर्तगाली है, पुर्तगाली बिजनेस कर रहा है। पुर्तगाली का बिजनेस अच्छा खासा हर जगह चल रहा है, गोवा में, कोचीन में, गुजरात में, सूरत में, हुगली में, है ना, सब जगह उसका बिजनेस फैला हुआ है। डच लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। डच का पॉलिसी डच ज़्यादा इंडोनेशिया में ध्यान देता था, सुमात्रा द्वीप पे। कहाँ पे? सुमात्रा पे ज़्यादा उसका पॉलिसी था, क्योंकि उसको ज़्यादा मसाला चाहिए था, कच्चा मांस खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए मांस पर नमक और गोलकी का जरूरत ज़्यादा था, तो ज़्यादा मसाला का यूज करता था। तो मसाला यहाँ से और कपड़ा भारत से डच ले जाता था। डच का बताए थे, कल हम क्लास देखेंगे, पहला वीडियो क्लास देख लें आप पिछला का। अभी आज अंग्रेज देखते हैं, मेनली अंग्रेज को देखना है हमको। तो फ्रांसीसी अंग्रेज, अब परिदृश्य ये है कि यहाँ पुर्तगाल कब्जा किए हुए हिंद महासागर में, सब देख रहे हैं परिदृश्य आपका। अकबर बैठा हुआ है यहाँ पर एक ब्रिटेन में क्या होता है, एक कंपनी स्थापित होती है ब्रिटेन में। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1600, ऐसे तो हम, इसकी कहानी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। लोग कैसे लॉर्ड मेयर बिजनेस करता है, बहुत अच्छा, लेकिन उतना बताएंगे। जो क्वेश्चन पूछता हुई आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को
उसमें महारानी एलिजाबेथ कौन थी? महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ महारानी थी वहां की। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम उसमें ईस्ट इंडिया का नहीं था, उसमें नाम इसका था गवर्नर एंड बिजनेस पॉलिसी करके आपका इसका इंडस्ट्री था नाम आपका इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश में लिखें भी तो लिख सकते हैं ईस्ट, आई ई हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में लिखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना आपको 31 दिसंबर इसकी महारानी की आज्ञा पत्र से होता है। महारानी ऑर्डर देती है, एक आज्ञा पत्र देती है, उसकी तरह इसकी स्थापना हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछेगा कब बताएंगे? 31 दिसंबर 1600 को। उसमें महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ होती है। ये कंपनी जो स्थापित होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका 24 मेंबर थे, इसमें 24 सदस्य पूछता है कभी कभी, 24 सदस्य प्लस एक निदेशक, एक उप महानिदेशक, एक निदेशक, एक उप निदेशक, मतलब 24 सदस्य पूछता है क्वेश्चन। एक इसमें काम करने के लिए 24 सदस्य था, इसी को लाभ लेना था, बिजनेस करना था, ये 24 सदस्य को ही, मैंने इसी के थ्रू जो भी होता 24 सदस्य प्लस 2 एक सदस्य पूछता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, महारानी जो है 15 वर्षों के लिए आदेश देती है कि आप जो है सो पूर्वी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आप ब्रिटेन, क्या है ना, ब्रिटेन आप इधर से बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आप जैसे यहाँ से आया बार्थोलोमेव डियाज, यहाँ से आपको मोजाम्बिक होते मेडागास्कर होते हुए आप बिजनेस कर सकते हैं, मतलब इधर से। कब? 15 वर्षों के लिए। और कहा इसमें इस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में महारानी एलिजाबेथ की पूंजी भी थी। क्वेश्चन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? 31 दिसंबर 1600। उसमें महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। कितने वर्षों के लिए ऑर्डर मिला? 15 वर्षों के लिए। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य। इसको क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ, जो सदस्य थे प्लस एक निदेशक, एक महानिदेशक, उसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 24 सदस्य था, 15 वर्ष के लिए बिजनेस करना था। अब एक क्वेश्चन करेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, जिसमें महारानी एलिजाबेथ थी यहाँ की रानी, उसमें भारत में कौन था? तो भारत में क्वेश्चन करता है बराबर ये एक, उसमें भारत में कौन था बैठा? वो देखिए 1600 में कौन है? इस बीच में है, इसमें अकबर है। तो अकबर के समकालीन कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। एक क्वेश्चन और करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी उसका पहला गवर्नर कौन था? तो आप पहला गवर्नर लिखेंगे। पहला गवर्नर क्वेश्चन करता है टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ, याद रहेगा, टॉमस स्मिथ था। इसके बाद क्या होता है? कंपनी बिजनेस के लिए स्थापित हो गई और इसी बीच में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। इसी बीच में महारानी एलिजाबेथ का 1603 में 1600, देखिए 1600 स्थापना इसकी, ये पूछता नहीं है लेकिन आप याद रखें 1600 इसमें महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है और राजा वहां का बनता है जेम्स प्रथम। याद रखेंगे जेम्स प्रथम। 1603 में राजा कौन बन जाता है? जेम्स प्रथम बनता है। ठीक है, अब देखिए जेम्स प्रथम से ही कहानी शुरू होती है। कंपनी जो है पहली बार इस दरबार में, मुगल दरबार में, यहाँ शासन चल रहा था मेनली मुगल का दरबार, जो औरंगजेब आपका यहाँ तक फैला दिया था। मतलब अकबर का राज में यहीं तक था उस समय, बताए थे आपको। तो जेम्स प्रथम का क्वेश्चन करेगा। देखिए हर चीज को ध्यान देंगे, तो इसको मिटाते हैं पहले, हम मिटा रहे हैं। यहां तक आप क्लियर है आपका सबका। अब हम जब मैप बनाएंगे तो खाली देखेंगे आप। अब पॉइंट बाई पॉइंट समझिए कि फिर हुआ क्या, है ना। पॉइंट बाई पॉइंट समझना है सब बात को। अब पहली बात क्या होता है कि घटना डेट बाई डेट याद रखेंगे। ऐसे याद रखें आप, 1600 में 31 दिसंबर को क्या घटना घटा? 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। महारानी एलिजाबेथ के आदेश के तहत, आज्ञा के तहत इस कंपनी में कितने मेंबर थे? टोटल मेंबर
24 + 2 निदेशक छोड़ दिए, 24 याद रखिए। कितने वर्षों के लिए दिया गया? 15 वर्षों के लिए दिया गया। लिखेंगे आप लोग, नोट्स बनाएंगे अपना। 15 वर्षों के लिए। कितने, इसका पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत में शासक कौन था? क्वेश्चन, अकबर था। कौन था? अकबर। एलिजाबेथ की मृत्यु कब हो जाती है? बढ़ते चलिए, 1603 में। कब होती मृत्यु? 1603 में। और शासक कौन बनता है? जेम्स प्रथम शासक बनता है। इतनी कहानी बताए आपको। क्लियर? सारा जीके, सारा समझदारी भी होना चाहिए, कंसेप्ट भी, कंसेप्ट और जीके दोनों साथ चलेगा। उसके बाद घटना देखिए, इसके बाद क्या होता है, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा डेट वाइज। 1603 में मृत्यु होती है, 1605 की घटना है। 1608 याद रखिए डायरेक्ट आप, 1608 याद रहेगा, 1608। इसमें क्या होता है कि जेम्स प्रथम जो है राजा, जो वहाँ का राजा था, ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम, एक दूत को भेजता है। दूत समझते हैं ना, राजदूत। अभी जो राजदूत होता है, जो आईपीएस निकालता है, इंडियन फॉरेन सर्विस निकालता है, तो उसमें दूत अपना भेजा। दूत, आप नोट्स बनाएंगे, ऐसे मत लिखेंगे, हम आपको शॉर्ट लिख रहे हैं। जेम्स दूत भेजा कैप्टन हॉकिंस को। किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब भेज रहा है? 1608 में। और ब्रिटेन देखिए, 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन ही करता है किसके नाम का पत्र लेकर आता है? 1605 में ही मर गया है भारत में अकबर। इसके बाद अकबर के बाद यहाँ शासक है जहांगीर बन गया है। कौन बन गया? जहांगीर। 1605 में बना और 1627 तक रहा है जहांगीर। उसके बाद फिर शाहजहां आएगा, है ना। फिर कौन आएगा? शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब। ठीक है, भर दिए, लेकिन इसको भरना नहीं चाहिए, मिटा देंगे हम। तो कैप्टन हॉकिंस आता है किसका पत्र लेकर के? ब्रिटेन में मालूम रहता है कि भी अकबर के बारे में मालूम है, अकबर के नाम पत्र देता है। जेम्स प्रथम इसको एक लेटर देता है, पत्र देता है अकबर के नाम। अकबर के नाम पत्र है। किसके नाम पे है? अकबर का पत्र है, अकबर के नाम पे पत्र है। जबकि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ब्रिटेन में मालूम बात नहीं है कि अकबर की मृत्यु हो गई है। पत्र इसी नाम पर आता है, और आता है कि किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आएगा? क्योंकि अकबर चला गया दुनिया से। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है 1608 में कैप्टन हॉकिंस, और जहांगीर से कुछ सुविधा लेता है। कुछ सुविधा लेता है। यहाँ एक क्वेश्चन करता है, सुविधा क्या देता है? जहांगीर कहता है ठीक है भाई, चलो आए हो, बड़ाई मेरा कर रहे हो, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। तो सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की बात मांगी, तो सूरत में फैक्ट्री खोलने का बात को मान लिया गया। कोठी खोलने की बात आपको जहांगीर मान लिया। ठीक है, तो पहला कोठी खोलने का प्रयास पूछेगा, अगर प्रयास है ये कोठी खोलने का प्रयास है, खुला नहीं। प्रयास किया कहाँ पे? सूरत में। यहाँ पे सूरत है, गुजरात में एक जगह सूरत में। क्वेश्चन करेगा अगर सूरत, पहला प्रयास कहाँ किया? सूरत में, लेकिन बना कोठी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली विरोध कर दिया। पुर्तगाली पहले पूरा हावी था, तो पुर्तगाली विरोध कर दिया। फिर यहाँ का कुछ अपना जो लोकल बिजनेसमैन था वो विरोध कर दिया। इसके कारण ये फैक्ट्री बन नहीं पाई। तो सूरत में फैक्ट्री खोलने का पहला प्रयास अंग्रेज अगर क्वेश्चन करेगा, पहला प्रयास जो अंग्रेज फैक्ट्री खोलने का किया भारत में, हमारा इस भारत में, तो सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत में किया था। ठीक है, गुजरात में तट है, भड़ौच के पास है, भड़ौच। तो ये आपका कोठी खुला नहीं। तो अब क्या होता है? बस खत्म, एक डेट याद रहेगा इतना। इसके बाद आइए 1611 डेट याद रखें आप। 1611 डेट बाय डेट। 1611 में घटना घटता है क्या कि पहली फैक्ट्री कहें या FACTORY या कोठी कहें, है ना, या गोदाम कहें, जो कहना है, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला। मसूलीपट्टनम याद कीजिएगा, डच भी यहाँ पहली फैक्ट्री खोले हुए हैं। 1605 में डच खोला पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही। मछलीपट्टनम भी कहते हैं इसको, क्योंकि मछली ज़्यादा होता था, तो मछलीपट्टनम भी कहते हैं। पतन मतलब होता है नगर, अति बंदरगाह। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसको मिटाइए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप देखते रहिए। मिटा रहे हैं बीच वाला जगह, नहीं दिक्कत होगा। अकबर को रहने देते हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए देखिए, कोरोमंडल तट है। कौन है? एक कोरोमंडल तट है। ये ऊपर नहीं, ये कोरोमंडल तट है। यहीं पर आपका आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है। क्या है? मसूलीपट्टनम। यहीं पर पहला डच भी खोला था 1605 में। देखेंगे वीडियो पिछला जाकर के, डच का कहानी बताए हुए हैं। और यहाँ पर 1611 में खोल रहा है कौन?
पहली फैक्ट्री अंग्रेज खोल रहा है। कौन खोल रहा है? अंग्रेज खोल रहा है पहली फैक्ट्री। मछलीपट्टनम कहाँ देख लिए, डच के बताए थे, पुलिकट तमिलनाडु में है, जहाँ पर आपको सिक्का ढालने का काम किया। पैगोडा, पैगोडा स्वर्ण सिक्का पैगोडा डच लोग ढाला था, बताए थे हम, ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखिएगा जा करके। तो मछलीपट्टनम का पहले फैक्ट्री खोला। उसके बाद 1600 में हमको फिर कुछ देखना नहीं है ना। फिर 1600 2 साल बाद 13 में 1613 में देखिए, हाँ एक क्वेश्चन एक करता है यहाँ पे, कैप्टन हॉकिंस, सॉरी यहाँ भूल गए, कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था? क्वेश्चन भी गजब गजब करता है, देखना पड़ता है हम लोग को। अब किस जहाज से कैप्टन हॉकिंस पहली बार भारत में आया, उस जहाज का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। किस जहाज से कैप्टन हॉकिंस आया? तो जहाज का नाम था दोस्तों हेक्टर। कौन जहाज था? हेक्टर। मेन जहाज कौन था? हेक्टर। लेकिन कभी कभी आपको रेड ड्रैगन भी मिलेगा, रेड ड्रैगन। अब कहिएगा सर ये रेड ड्रैगन हेक्टर क्या है? मेन जहाज हेक्टर था, और हेक्टर में जो और सारे जहाज जुड़े रहते हैं, मतलब आपका उसका बेड़ा में शामिल था ये भी जहाज। एक जहाज पर कई जहाज लोड रहता है, छोटा छोटा। तो रेड ड्रैगन छोटा जहाज समझिए, इसको बड़ा जहाज समझिए, है ना। तो रेड ड्रैगन ऑप्शन रहे चाहे हेक्टर रहे, दोनों आप मार सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन मिलेगा वही मारेंगे आप। तो एक बात वहां पर हो गया जहाज की बात। उसके बाद आइए 1613 में। 1613 में जो सूरत में फैक्ट्री नहीं बना, वो आपको जहांगीर फिर आदेश दे दिया, और 1613 में आपको दूसरी फैक्ट्री आपको सूरत में बनी। सूरत में फैक्ट्री यहां बन गई, 1613 में यहां फैक्ट्री बन गई, याद रहेगा। देखिए धीरे धीरे कैसे आपका कब्जा कर रहा है, कैसे बिजनेस कर रहा है। ये मेनली आपका मद्रास का क्षेत्र, उसका 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेज का फेमस था, मद्रास, फिर आपका मुंबई, ये क्षेत्र मुंबई, और ये क्षेत्र कलकत्ता। कौन हो गया? कलकत्ता। 3 क्षेत्र पर मेरे त्रिकोणीय, ऐसे आप कर सकते हैं, त्रिकोणीय, है ना, त्रिकोणीय एक कब्जा किया, मेन फोकस किया जहां जहां क्षेत्र था, कलकत्ता पे, मुंबई पे और मद्रास पे। तो इसकी कैसे कब्जा किया? अभी तो मद्रास गया नहीं, अभी तो मछलीपट्टनम खोला है 1611 में, 1613 में। अभी जहांगीर के दरबार में जा रहा है, दोनों बार गया, जहांगीर से ही आदेश लिया है, जहांगीर उसको आदेश दिया 1608 में भी, और 1611 में भी, और 1613 में, क्योंकि ये जहांगीर का क्षेत्र है। एक किसका क्षेत्र है? जहांगीर का क्षेत्र है। तो अब सूरत में हो गया। इसके बाद आई घटना, इसके बाद क्या घटना घटती है 1613 के बाद? 1613 के बाद आप डायरेक्ट आ जाइए इधर। फिर आपको 1615 एक डेट याद रखेंगे, 1615 में एक फिर दूत आता है, एक दूत जेम्स फर्स्ट का ही दूत आता है, जिसका नाम है सर टॉमस रो। और किसके दरबार में आएगा? जहांगीर है वहां भी। 1627 तक जहांगीर है, 1605 से लेकर के 1605 से 1627 तक जहांगीर बैठा हुआ है ना, और अकबर 1605 में मर जाता है। तो सर टॉमस रो के दरबार में, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है बिजनेस के लिए, कुछ सुविधा प्राप्त करके इसको कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसका अंग्रेज और क्या करेगा? मैप पे देखिए, फिर यहाँ पर आ गया, देख लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अंग्रेज क्या करता है कि हर जगह अपना सुविधा लेने का प्रयास करता है। तो यहीं पर आपका आंध्र प्रदेश में ही गोलकुंडा जगह है। कौन जगह है? गोलकुंडा। 1632 डेट से लिख दिए हैं, इसको डायरेक्ट आ गया 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान, कुछ सुल्तान भी थे अपना, गोलकुंडा का सुल्तान जो है, उससे जो है आपका सुनहरा फरमान लेता है। क्या लेता है? सुनहरा फरमान जारी करता है। कौन? फरमान। इसको इंग्लिश में कर सकते हैं गोल्डन, इंग्लिश में लिखेगा मिलेगा कभी कभी, फरमान, गोल्डन फरमान कौन जारी किया? पहला क्वेश्चन, गोल्डन फरमान कौन जारी किया? तो आपका गोलकुंडा का सुल्तान। किसके लिए? अंग्रेजों को जारी किया। ये कब किया? 1632 में। क्या फरमान में था? फरमान में था कि अगर 500 आप जो है सो पैगोडा अगर दे देते हैं हमको, 500 पैगोडा क्या है? स्वर्ण सिक्का, पैगोडा बताए थे, स्वर्ण सिक्का, जो आपका स्वर्ण सिक्का है ये पैगोडा, जो डच ढालना शुरू किया था। 500 पैगोडा अगर देते हैं आप, अंग्रेज को कहा गया कि 500 पैगोडा दे दो, और तुम जो है पूरा गोलकुंडा का क्षेत्र जितना बंदरगाह है आप टैक्स फ्री
बिजनेस करो, स्वतंत्र रूप से बिजनेस करो। ये सुनहरा फरमान था गोल्ड्स के लिए कि विदाउट टैक्स का यहाँ पर आपको उसको बिजनेस करने को मिल गया। ये डेट आप इसलिए गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान आपको याद रखेंगे। गोलकुंडा का सुल्तान दिया, कब दिया? 1632 में। कैसे कैसे देखिए अंग्रेज फैल रहा है, 1611, 1613, है ना, और फिर 1615 में आया, फिर 1632 यहाँ लिख दिए हम गोलकुंडा के क्षेत्र में, ठीक। उसके बाद 1600 आप आइए 39, 1639 इस डेट में बोलिए सर क्या हुआ। इसमें देखिए फोकस उसका था मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। तो मद्रास में ही, यहाँ मद्रास देखिए 1639 की घटना बता रहे हैं आपको, 1639 की घटना बता रहे हैं कि मद्रास में आपका यहाँ का जो शासक था चंद्रगिरी था। कौन था? चंद्रगिरी राजा था यहाँ का, मद्रास का राजा चंद्रगिरी। इसके पास आया और फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है पट्टा पर ले लिया। मद्रास को पट्टा पर ले लिया। पट्टा समझते हैं? अभी पट्टा लगता है, गांव देहात में पट्टा लगता है ना, आप दे दो जमीन पट्टा पे हमको। तो पट्टा पर मद्रास को ही पट्टा पे ले लिया। क्या ले लिया? पट्टा पर ले लिया। और जो है सो मद्रास को पट्टा पे ले लिया और क्या किया, यहां पे ये मद्रास पर पट्टा जो लिया, यहीं पर आपको किला बना दिया। किला बना दिया। इस किला का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये पूछता है फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, है ना। एक कोठी का निर्माण हुआ कौन तट पे है? अगर पूछेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट माने किला होता है, सेंट जॉर्ज का नाम है, राजा का नाम है जॉर्ज, तो उसके सम्मान में सेंट जॉर्ज। कौन तट पे है? देखिए कोरोमंडल तट पे है। कौन तट पे है? कोरोमंडल। अगर क्वेश्चन करेगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो मद्रास में। कौन मद्रास में? किससे पट्टा लिया था? चंद्रगिरी राजा से। कौन लिया था? फ्रांसिस डे लिया था। और कहाँ पे है? कोरोमंडल तट पे है, ठीक है। इस तरह से आपको 1639 को आप याद रखेंगे। यहाँ पर मद्रास पे बिजनेस कर रहे, मद्रास पे मतलब कि आपका उसका अधिकार धीरे धीरे बढ़ गया, है ना। एक मद्रास की कहानी हो गई। अब हम चलते हैं मुंबई की कहानी देखते हैं। मुंबई कैसे कब्जा हुआ, मुंबई पर कैसे फोकस किया। अभी तो था वो मछलीपट्टनम में, सूरत में, गोलकुंडा में, मद्रास में। अब देखिए मुंबई, फिर कलकत्ता चलेंगे, दो जगह चलेंगे, देख लेंगे। उसका क्षेत्र मेनली कलकत्ता से पूरे भारत पर कब्जा करेगा, है ना। तो इसलिए 3 प्रेसिडेंसी था। सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी कलकत्ता बनाया था वो, सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी कलकत्ता, फिर मुंबई, फिर मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी उसका मेनली था, है ना, 3 प्रेसिडेंसी। तो इसको देखते हैं। अब मुंबई की कहानी देखते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना। चलिए मिटाएं, चलिए आइए। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, मज़ा आता है। नहीं चैनल ना सब्सक्राइब हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कभी कभी मनोबल गिर जाता है, वीडियो नहीं बना पाते हैं, है ना। चलिए आइए फिर हम लोग देखते हैं मुंबई की कहानी। किसकी कहानी? मुंबई की। थोड़ा सा मुंबई की कहानी यहाँ लिख देते हैं कॉर्नर में, मुंबई की कहानी। यहाँ पर क्या होता है देखिए, पुर्तगाली और अंग्रेज दोनों हमेशा युद्धरत भी रहे, लेकिन इस समय 1661 की घटना, फिर देखिए 1639 को छोड़े अभी हम, 1639 को मद्रास में छोड़े हैं। चंद्रगिरी राजा से पट्टा पर लेता है फ्रांसिस डे, है ना, वहाँ पर किला बनाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो भी बताया जस्ट। उसके बाद कहानी यहाँ से आता है 1661 ईस्वी में घटना घटती है कि पुर्तगाली की राजकुमारी थी, पुर्तगाली की राजकुमारी, उसका नाम था कैथरीन। कैथरीन भी याद रहेगा आप लोगों को तो काम चलेगा, लेकिन हम पूरा लिख देते हैं कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। हमको याद रहता है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन भी याद रहेगा तो चलेगा काम। ये कहाँ की राजकुमारी थी? पुर्तगाली राजकुमारी थी। कहाँ की थी? पुर्तगाली राजकुमारी थी, राजा की पुत्री थी। और ब्रिटेन के राजकुमार जो आगे राजा बन जाता है चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच में शादी हो जाती है। क्या होती है? कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय के बीच में शादी होता है और मुंबई को
मुंबई पर कौन कब्जा किया था उसमें? पुर्तगाली। कौन किया था? पुर्तगाली किया था। कौन था? पुर्तगाली। और पुर्तगाली जो है आपको इस मुंबई को, पुर्तगाली लड़की हमेशा दहेज देता है तो दहेज दे दिया। किसको दहेज दे देगा? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज मिल गया। समझ गया? उस समय दहेज चलता था, आज नहीं है, सब दिन। तो दहेज उसको मिल गया मुंबई। अब चार्ल्स द्वितीय क्या किया कि इसको, इस मुंबई को, है ना, मुंबई शहर को आपको 1668 में, मतलब कि 7 साल के बाद, इस मुंबई को 10 पाउंड में वार्षिक किराया पे, 10 पाउंड पे, याद रखिएगा 10 पाउंड भी पूछता है क्वेश्चन में, 10 पाउंड पे अंग्रेज को दे दिया। अंग्रेज, ये भी तो अंग्रेज था, राजा अंग्रेज था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? कि भाई हम क्या करेंगे, ले लो, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। माने ये बम्बई आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कौन? ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, जिसको दहेज मिला था मुंबई, वो अपना दे दिया 10 पाउंड पे। तो यहाँ पर 10 पाउंड आपका याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। और बस इतना ही याद रखना है इसको। खाली एक चीज याद रखेगा, कभी कभी पूछा बम्बई शहर की स्थापना कौन किया? बम्बई शहर की स्थापना पूछता है तो आपको गेराल्ड औंगियार पूछता है, क्वेश्चन आता है गेराल्ड औंगियार, याद रखेंगे। औंगियार था, औंगियार, है ना, गेराल्ड औंगियार। इस तरह से मुंबई पर भी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। वो 10 पाउंड पे इसको ले लिया। अब यहाँ पर बिजनेस करना शुरू कर दिया, किराया मिल गया उसको। तो इस तरह से मुंबई भी हो गया। अब आइए कलकत्ता देखते हैं। कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता में घटना घटता है क्या? बंगाल की घटना देखते हैं हम। इसकी देखते हैं बंगाल का। बंगाल में कैसे अंग्रेज कब्जा किया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई अंग्रेज कब्जा नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी पूर्णतः जो सी थी आपको प्राइवेट थी, उसमें जितने मेंबर थे प्राइवेट थे। हाँ, महारानी एलिजाबेथ का भी पूंजी लगा हुआ था उसमें, है ना, शासक का, लेकिन इनडायरेक्ट। तो आपको बंगाल में क्या होता है, बंगाल में पहले बंगाल का सूबेदार जो था, सूबेदार होता था पहले, शासक नियुक्त करता था हर जगह सूबेदार अपना। तो सूबेदार था शाह शुजा। कौन था? शाह शुजा। शाह शुजा, आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छा से लिखेंगे। शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में बंगाल और बिहार, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, उड़ीसा को व्यापार, माने बंगाल और बिहार उड़ीसा को जो है सो आपको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया आपको। कि बोला कि 3000 रुपये वार्षिक कर दीजिए हमको, 3000 रुपया वार्षिक कर दें और आप बंगाल बिहार उड़ीसा पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। 3000 रुपये हमको टैक्स दे दीजिए आप वार्षिक, एक साल में 3000 रुपये दे दीजिए, आप बंगाल बिहार उड़ीसा में स्वतंत्र रूप से बिजनेस कीजिए। कौन दिया? शाह शुजा दिया। कौन दिया? शाह शुजा। इसको आपको ये अधिकार पहली बार बंगाल में मिला, है ना। उसके बाद बंगाल की घटना बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ आपको याद नहीं रखना है, सीधे सीधे आपको आना है कि 1698 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में आपको 3 गांव जो था, वहाँ का 3 गांव रखेंगे, बंगाल का ही 3 गांव, बंगाल का 3 गांव। कौन कौन? एक सूतानाती, सूतानूती, सूतानूती, एक कालीकत्ता, काली, कलकत्ता को कहा जाता है कालीकत्ता, एवं गोविंदपुर था। कौन था? गोविंदपुर। 3, सूतानूती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। इसको जो है इसकी जमींदारी जो है आपको ब्रिटिश को दे दिया। 3 गांव जो है समझो कि 1200 रुपया, मात्र 1200 रुपये भुगतान करने पर, प्राप्त करने पर, यहाँ पर 1200 रुपये भुगतान कीजिए, करने पर तीनों गांव को बेच दिया। समझिए, सूतानूती, कालीकत और गोविंदपुर को 1200 रुपये भुगतान करने पर आपको प्राप्त हो गया, ये तीनों गांव ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए दोस्तों, 3 गांव। और यही तीनों गांव को मिला करके वहाँ पर, उसमें राजा था विलियम मैरी, ब्रिटेन का, उसके सम्मान में फोर्ट विलियम बना दिया, फोर्ट विलियम किला बना दिया, फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम किला कैसे बना? 3 गांव मिला के, सूतानूती, कालीकता और गोविंदपुर मिला करके क्या बन गया? फोर्ट विलियम। और पूछेगा फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था, पूछता है पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो आप बताएंगे चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर पहला प्रेसिडेंट कौन था फोर्ट विलियम का? ये। और एक क्वेश्चन और यहाँ करता है कि बाद में ही फोर्ट विलियम कलकत्ता हो गया। क्या हो गया? कलकत्ता, जिसको
पूछता है क्वेश्चन कि कलकत्ता का स्थापना किसने किया, कलकत्ता को किसने बसाया, तो जॉब चारनॉक बताएंगे आप, जॉब चारनॉक, है ना। चार्ल्स आयर भी याद रखेंगे। पहली बात कहानी 1698 में 1200 रुपये भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी किया, मात्र 1200 रुपया दिया, 1200 रुपये मात्र, 3 गांव ले लिया, सुतानती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। इस गांव में फोर्ट विलियम बना दिया, क्या बना दिया, एक किला बना दिया, फोर्ट बना दिया, फोर्ट विलियम, राजा का नाम विलियम था, विलियम के नाम पर फोर्ट विलियम बन गया। और वही फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर। और वही फोर्ट विलियम आगे चल के कलकत्ता कहलाया, कलकत्ता जिसकी स्थापना, जिसको सजाया धजाया अच्छा से बनाया, जॉब चारनॉक, जॉब चारनॉक, चारनॉक याद रखेंगे बिल्कुल इसको। और फिर क्या होता है 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी देखिए 1698, 16 एक डेट 1651 दिए, यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल बिहार उड़ीसा। 1698 में क्या हुआ, 3 गांव। 1700 में क्या होता है कि इसको, किसको, कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। मतलब अपना प्रेसिडेंसी बना लिया पहली बार कलकत्ता को। पहला प्रेसिडेंसी पूछेगा कौन बना, तीनों में, मुंबई की, कलकत्ता की, मद्रास, तो कौन मारेंगे, कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी बना, है ना। कब बना, 1700 में कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी बन गया। और ये आपका प्रेसिडेंसी बना। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय, याद कीजिएगा, बुलेटिन पढ़ाए हैं, वारेन हेस्टिंग्स के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से लेकर के कलकत्ता को पहली बार वहां पर ही आपको राजधानी बनाया गया था। और आपका 1911, जब तक दिल्ली दरबार नहीं लगा, 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई, कलकत्ता से दिल्ली घोषणा हुआ दिसंबर में, 12 दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली में दरबार लगा था। और आपको घोषणा 1911 में, राजधानी चला गया 1912 में, कहाँ चला गया, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर गया। मतलब इतना लंबा साल 1773 से लेकर 1911 तक राजधानी भारत का कहाँ रहा, कलकत्ता रहा। कहाँ रहा, कलकत्ता। उसके बाद गया दिल्ली। ठीक है, इस तरह से मेरे समझ से आपको सारा क्लियर हो गया। क्लियर। अब आइए फिर देखते हैं इसको, एक इस डेट को, इस डेट तो ऐसे लिख दी हम खाली आपको जानकारी के लिए। 1700 के बाद एक डेट आपको याद रखना है, ये डेट तो मैं ऐसे लिख दिए। 1700 के बाद एक डेट यहां लिख रहे हैं 1717, 1717 इस डेट को याद रखेंगे। बंगाल में 3 डेट याद रखना है आपको, 1651, 1698, 1700 कलकत्ता पहली प्रेसिडेंसी घोषित थी, 1651, 1698, 2 साल के बाद 1700, फिर 1717। राजधानी कहाँ से कहाँ, कब तक दिल्ली रहा, कलकत्ता रहा, 1911 तक। 1911 में फिर कलकत्ता से दिल्ली गया। तो 1717 में घटना क्या हुआ, यहाँ पे इस समय शासक था फर्रुखसियर। कौन था, फर्रुखसियर बताए थे, मुगल वंश का जो पढ़ा रहे थे, उत्तर मुगल कहानी इसलिए पढ़ा दिए पहले हम, सारे पढ़ाने के कारण मेरा वही है। तो फर्रुखसियर जो है एक शाही फरमान जारी किया, शाही फरमान। एक पहले कौन फरमान था, एक पहले फरमान दिखाए थे गोल्डन फरमान, गोलकुंडा का सरकार, गो से गोलकुंडा, गो से गोल्डन, गोल्डन फरमान। ये जारी किया, राजा था, शाही था, शासक था, तो शाही फरमान। कंफ्यूज मत कीजिएगा, शाही राजा है तो शाही फरमान जारी करता है कौन, फर्रुखसियर। और गोलकुंडा का गोलकुंडा तो गोल्डन फरमान, है ना, गोल्डन फरमान, वो गोलकुंडा का शासक 1632 में, है ना। यहाँ पर शाही फरमान जारी करता है कौन, फर्रुखसियर करता है। और फरमान जारी होता कैसे है, यहाँ से कलकत्ता से, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनी 1700 में, यहाँ पर आपको सर जॉन सरमन था, एक कलकत्ता में। इसके नेतृत्व में, इसी के नेतृत्व में आपको जो है सो एक जो है सो मुगल दरबार में गया, दिल्ली मुगल दरबार में जाता है। कब का घटना है, 1717 में। उसमें फर्रुखसियर था, तो फर्रुखसियर के पास जाता है और कहता है कि हमें कुछ सुविधा दीजिए, हमें कुछ सुविधा चाहिए। तो उसी में कहा ठीक है देंगे सुविधा। कौन, फर्रुखसियर कमजोर शासक था, सैयद वंश इसको शासक बनाया था, ये तो अपने पास इसे तो बगलोल शासक था, सब लोल शासक था, अपना कोई दिमाग तो था नहीं। तो आपको वही शाही फरमान जारी कर दिया। क्या कर दिया, तो आपको पूछेगा कि शाही फरमान जो जारी किया था फर्रुखसियर के दरबार में कौन गया था, तो बताएंगे सर जॉन सरमन के नेतृत्व में गया था। सर जॉन सरमन गया था, सर जॉन सरमन बन के गया, जब सरमन बेटा सरमन। और फर्रुखसियर से ले लिया शाही फरमान, ले लिया, क्या ले लिया, शाही फरमान। और कलकत्ता के लिए, ये पूरे बंगाल के लिए पूरा सुविधा ले लिया। अभी तो प्रेसिडेंसी बनाया था, 1700 में प्रेसिडेंसी बनाया था और पूरा इसके लिए सुविधा ले लिया वो।
कि सर क्या क्या सुविधा ले लिया, तो शाही फरमान में जारी कर दिया कि भाई तुम 3,000 रुपया आप हमको वार्षिक दे दो, 3,000 रुपया हमको वार्षिक टैक्स दे दो, 3,000 रुपये वार्षिक कर, और तो पूरे आपका जो है सो यहाँ पर पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार करो, इस बंगाल के क्षेत्र में क्या करो, मुक्त व्यापार करो। जाओ लिखेंगे इसको आप, 3,000 वार्षिक किराए पे पूरे बंगाल में मुक्त फ्री बिजनेस, फ्री व्यापार करो, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा आपको। एक सुविधा, कितना बड़ा हो गया शाही फरमान। दूसरा बोला कि अगर तुम हमको 10,000 रुपया दे दो, 10 रुपये वार्षिक हमको दे दो, तो तुम सूरत में व्यापार भी कर सकते हो, सूरत में, ये एरिया में 10,000, इसी में बताया गया। दूसरी बात आया कि जो सिक्का अभी मुंबई में चल रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का सिर्फ मुंबई में चल रहा था सिक्का उसका, अब क्या बोल देता है जहांगीर, फर्रुखसियर, कि आपका सिक्का पूरे भारत में चलेगा। लिख लीजिएगा, माने ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का अब सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे भारत में चलेगा। 3 बातें, 3,000 में आपका पूरे बंगाल में फ्री बिजनेस कीजिए, स्वतंत्र रूप से बिजनेस कीजिए, 10,000 में सूरत में कीजिए, और पूरा सिक्का आपका जो है सो बंबई ही नहीं पूरे भारत में चलेगा। ये शाही फरमान जारी किया बकलोल शासक फर्रुखसियर, है ना। और कंपनी का सिक्का संपूर्ण भारत में चलने लगा। कंपनी का सिक्का कब से संपूर्ण भारत में, 1700 में, हर जगह चलना, जहां जाइए आपका भांज जाएगा सिक्का, जहां जाना है सिक्का उसका चलेगा। जो ब्रिटेन से सिक्का आ रहा है उसका चलेगा, इंडियन सिक्का भी चल रहा है अपना, इंडियन दिनार भी चल रहा है और उसका भी चल रहा है। इस तरह से करना घटते गई। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई, कलकत्ता, पूरे भारत पर जो है धीरे धीरे आगे आपका युद्ध जो अपने कंपनी में लड़ेगा, सब पुर्तगाली के साथ लड़ा, डच के साथ लगा, डच को भगाया, पुर्तगाली को भगाया, है ना। पुर्तगाली का तो भगाया क्या, पुर्तगाली तो अपने भाग गया, क्योंकि पुर्तगाली अमेरिका तरफ शिफ्ट कर गया था। दक्षिणी अमेरिका में उसमें ब्राज़ील जो क्षेत्र था, ब्राज़ील तो बिजनेस चल रहा था, इसलिए वहाँ ज़्यादा फोकस कर दिया वो, और भारत को छोड़ अपना धीरे धीरे भारत पर पकड़ कमजोर कर दिया था। डच को तो ये आपको बेदरा का युद्ध में हटा दिया। अब फ्रांसीसी को देख लेते हैं, एक कंपनी फ्रांसीसी, फिर डेनिश पूछता नहीं, डेनिश 1616 में स्थापना हुआ, सिर्फ खाली इतना ही पूछता है, और स्वीडिश 1731 में, स्वीडिश 1731, इतना ही जानिएगा। डेनिश 1616 और स्वीडिश 1731, बस इतना ही जानना हम लोग को दो, लेकिन फ्रांसीसी को देखना है। फ्रांसीसी अभी देख लेते हैं तुरंत हम लोग, चलिए इसको लिखिए, मिटाते हैं कैसे हैं और सब। चलिए मन से अप्लाई कीजिए, आप लोग जितने भी हैं, जितने भी देखते हैं वीडियो, जो भी 2 4 10 कंसेप्ट हैं, 20 50 जो भी हैं, पूरा मन से देखिए, आपका बहुत जीवन में फ़ायदा करेगा, हर एग्जाम में फ़ायदा करेगा, एग्जाम भी और जीवन में भी। दोनों उद्देश्य हमारा, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, मेरा उद्देश्य ही है कि एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, एडुटेन है क्लासेज वो होना चाहिए। चलिए आइए, अब देखिए फ्रांसीसी में आपको क्वेश्चन अगर कहते हो 2 मिनट का काम है, क्लास अगर ले 1 मिनट 2 मिनट में क्लास फ्रांसीसी खत्म कर देते हैं अभी चाहें तो, लेकिन समझाने के थोड़ा सा दरमियान टाइम लग जाता है ना, इसी में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आइए फ्रांसीसी देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप एक नच याद रखेंगे, फ्रांसीसी इस समय जो शासक था लुई 14वां था, जिसमें स्थापना हुआ था लुई 14वां शासक था, वहाँ फ्रांस का शासक था, कौन था, लुई 14वां। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सरकारी कंपनी थी, क्या थी, सरकारी कंपनी थी, ये क्या थी, सरकारी कंपनी थी, मतलब सरकार पूरा इन्वेस्ट। देखिए अंग्रेज प्राइवेट कंपनी थी, अंग्रेज प्राइवेट, डच पीपीपी मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला होता है। डच लोग जो थे दोनों मिलकर शुरुआत पहली बार भारत में किए थे, हर जगह पीपी पर, किस पर, प्राइवेट और पब्लिक पे। और लुई 14वां जो था पूरा सरकारी कंपनी था। तो आपका एक क्वेश्चन करेगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1664 में। इसमें शासक कौन था, लुई 14वां। कंपनी कैसी थी, पूर्ण रूप से सरकारी थी, क्या थी, पूर्ण रूप से सरकारी थी। अगर पूछे आपसे कि पहली कोठी फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री, फ्रांसीसी की पहली कोठी भारत में, देखिए बिजनेस हर जगह करता था, यहाँ भी, सुमात्रा में, इधर भी, है ना। तो हम भारत में कह रहे हैं, फ्रांसीसी की पहली कोठी भारत में स्थापित हुई 4 साल के बाद 1668 में। कौन किया था, पूछता है क्वेश्चन, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में स्थापित किया गया था 1668 में।
कहाँ स्थापित किया था ये आप जानना जरूरी है। 1668 में यही सूरत में। कहाँ पे? ये भी किया था सूरत में। बस इतना ही। पहली कोठी सूरत में। कब? 1668। किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो, इतना याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद एक डेट, फिर आप इधर डेट लिख दिए हैं। 1674 का एक डेट घटना घटता है, उसको बताएं या नहीं बताएं? फ्रैंको मार्टिन, बताना। फ्रांसीसी कंपनी के एक निदेशक था, फ्रांसीसी कंपनी का एक निदेशक था मार्टिन कैरो। उसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। उसका नाम था, क्या नाम था? फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ये फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक था, जनरल, डायरेक्टर जनरल था। तो इसने जो है आपका, इसने एक आपका वाली कोंडापुर, हाँ पूछेगा नहीं उतना, ये पूछता ज़्यादा नहीं। वाली कोंडापुर जगह है, गांव था एक, वाली कोंडापुर जगह था। वहाँ के सूबेदार जो था शेर खां लोदी। शेर खां लोदी, वाली कोंडापुर का आपका सूबेदार था शेर खां लोदी। शेर खां लोदी इस जगह को, इस गांव को, ये गांव था, इस गांव को वह जो है सो खरीद लिया। कौन? फ्रैंको मार्टिन ने, फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने शेर खां लोदी से वाली कोंडापुर का गांव खरीद लिया। और यहीं पर ही वाली कोंडापुर जो आगे आपका पांडेचेरी कहलाया। पुदुचेरी पहले था, पुदुचेरी खर्दा, मतलब पुदुचेरी, और वही पुदुचेरी हो गया आपका पांडेचेरी, इसलिए बताया हम। पांडेचेरी जो आप जानते हैं कि आपका अभी संघ शासित प्रदेश है और 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। ठीक है, चलिए, तो फ्रैंको मार्टिन को आप याद रखेंगे। इसके बाद खाली आप पूछिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब कहिएगा सर इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर कहें तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत लंबा, लेकिन आप लोग आज नहीं उतना बताएंगे नहीं। 1746 से 48 में होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, याद रखें। कब हुआ? 1746 से 48 में हुआ। एक्चुअली क्या कि ऑस्ट्रिया देश है, यूरोप का एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकारी सक्सेसर के लिए युद्ध होता है। मेरिया थेरेसा मर जाती है, मेरिया थेरेसा, उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसका, इसके लिए वहाँ पर युद्ध होता है और उसका प्रभाव पड़ जाता है कंपनी पे। यूरोप में युद्ध हो रहा है, यूरोप में लड़ रहा है, और यहाँ पर आपका फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। डुप्ले बोलता है भाई वहाँ हो रहा है छोड़ दो, यहाँ शांति से बिजनेस करो, यहाँ इंडिया में क्या करना है? लड़ना है। लड़ रहा है यूरोप में, ऑस्ट्रिया में हो रहा है, लेकिन प्रभाव इसका पड़ गया और युद्ध यहाँ भी दोनों कंपनी भिड़ गई, मतलब आपको भिड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दुश्मनी यहाँ भी हो गया, लेकिन कर्नाटक के नवाब से लड़ गया। कर्नाटक का जो कर्नाटक युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, ये आपका कर्नाटक का नवाब है। कर्नाटक नीचे यहाँ का नवाब है, यहाँ इस क्षेत्र को कर्नाटक बुलाता था, पहले तमिलनाडु नहीं कर्नाटक बुलाता था इसको, यहाँ पर कर्नाटक का क्षेत्र है। तो आपका कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन जो है सो अंग्रेज का पक्ष नहीं लेकर के, मैंने अंग्रेज का पक्ष ले लिया और फ्रांसीसी के साथ लड़ गया। फ्रांसीसी के साथ लड़ गया, तो आपका फ्रांसीसी के बीच और नवाब के बीच में युद्ध हुआ ये युद्ध। और ये युद्ध आपका, इसमें ये फेमस क्या है? सेंथोम जो बताए थे, सेंथोम का युद्ध 1748 में होता है। इस युद्ध को याद रखेंगे, सेंथोम का युद्ध याद रखेंगे कि इसमें जो है सो फ्रांसीसी गवर्नर आपका, फ्रांसीसी जो था आपका बहुत कम, मात्र 700 सेना लेकर आया और आपका अनवरुद्दीन के 10,000 प्लस सेना को हरा दिया। इससे साबित हो गया कि भारत खोखला है, यहाँ के सैनिक में कोई शक्ति नहीं है, शासन आराम से किया जा सकता है। मैंने आपका खोखलेपन को, भारत के खोखलेपन को दर्शाने वाला है सेंथोम का युद्ध, जो आपको कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और ये आपका लास्ट में ये युद्ध जो समाप्त होता है, एला सापेल, ये आपको एला, हाँ एला अलग अलग लिखिए, एला सापेल क्या है? एकदम याद रखेंगे इसको, एला सापेल की संधि होती है, ये यूरोप में होती है। कहाँ होती है? उत्तराधिकारी का युद्ध वहाँ पर समाप्त होता है। एला सापेल की संधि के तहत उत्तराधिकारी का कहानी आपको यूरोप में समाप्त हो जाता है, तो युद्ध यहाँ भी बंद हो जाता है। यहाँ भी युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से आपको 48 याद रखेंगे, याद रहेगा। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एला सापेल की संधि के तहत।
किसमें युद्ध हुआ था? तो आपका अंग्रेज का पक्ष लिया था कौन? कर्नाटक का नवाब उसमें कौन था? अनवरुद्दीन। और फ्रांसीसी का युद्ध हुआ। फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध में लास्टली आपका खोखलापन दिखाई पड़ता है? सेंथोम का युद्ध है ना। सेंथोम का युद्ध होता है 1748 में। उसमें अनवरुद्दीन हार जाता है, फ्रांसीसी जीत जाता है, और इस तरह से आपका भारत का खोखलापन दिखाई पड़ता है इसमें। और यूरोपियन कंट्री समझ जाता है कि भारत पर शासन करना बहुत ईजी है, और ये साइप्रस की संधि के तहत सहमत होता है। चलिए, दूसरा लिखिए, चाहे दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है आपका 1701 साल के बाद 1749 में और 54 में समाप्त होता है। क्या होता है 1749 से? इसमें कुछ नहीं याद रखना है। अंबूर का युद्ध होता है, अंबूर, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, सीधे आपको याद रखिए कि डुप्ले, इसमें आपका जो है फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले की पॉलिसी आप देखे हुए हैं। डुप्ले फ्रांसीसी था, ये हार जाता है और संधि होती है पांडेचेरी की संधि। वही पांडेचेरी जो वालीकुंडापुर अभी बताए थे, वालीकुंडापुर, पांडेचेरी की संधि होती है। 1755 में युद्ध समाप्त हो जाता है। 1755 में होता है पांडिचेरी की संधि और युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये युद्ध भी समाप्त हो गया। चलिए, एक यहाँ कॉर्नर पर लिख देते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या हो गया? तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये कब हुआ? ये 1756 में शुरू हुआ। 55 में संधि हुआ, देखिए पांडिचेरी, इसी का फल है। इसमें जो आपको संधि में जो आप शोषण हुआ उसी का फल मिला यहाँ 1756 से 1763। इस समय यूरोप में जो घटना घटती थी उसका प्रभाव सीधे सीधे भारत पर पड़ता था। यहाँ पर कोई लड़ा तो प्रभाव यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी कंपनी भी है, पुर्तगाली भी है, डच भी है, डेनिश भी है, अंग्रेज भी है, सब है, आपस में यहाँ भी उलझ रहा है लोग। अब यहाँ के नवाब लोग थे, कलकत्ता के नवाब, मद्रास के नवाब, कर्नाटक के नवाब, किसका पक्ष लेंगे? किसी का पक्ष लेंगे ही। एक तरफ लेंगे तो खुश, एक तरफ ना खुश, किसी का हित होगा ही। तो इसी में युद्ध होता था। अब देखिए यूरोप में क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। क्या हुआ? सप्तवर्षीय, 7 वर्ष का। देखिए जोड़ लीजिए, 56 से 63, 7 वर्ष का। इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहता है। क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा भी जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? 1756 से 63। और इस युद्ध का, इतने जानिए, इस युद्ध का प्रभाव यहाँ भी पड़ा, और यहाँ भी कर्नाटक का तृतीय युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1756 से 63। इतने याद रखिए आप, और इसमें कुछ नहीं याद रखना है ना। एक आप याद रख लीजिएगा, हाँ फेमस है, 1760। इस बीच में एक वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध हमेशा पूछता है, हॉट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। वांडीवास का युद्ध हमेशा पूछता है, इसको आप स्टार लगा लें। वांडीवास का युद्ध होता है, और इसमें एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ फ्रांसीसी। एक तरफ कौन है? फ्रांसीसी। अंग्रेज में आपका जो है नेतृत्वकर्ता जो है आयरकूट है। कौन है? आयरकूट। कौन है? आयरकूट। ठीक है, और इसका काउंट लाली इसका नेतृत्व कर रहा है। फ्रांसीसी का नेतृत्व जो कर रहा है काउंट लाली है ना, और काउंट लाली याद रखेंगे। 1760 में वांडीवास का जो होता है, आयरकूट अंग्रेज का नेतृत्व और फ्रांसीसी दोनों लड़ता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध होता है, और इसमें फ्रांसीसी पराजित हो जाता है, और इसका आपका लास्टली फ्रांसीसी यहाँ से चला जाता है ना। इस तरह से फ्रांसीसी की कहानी आपको समाप्त हो गई, और बस हो गया। और डेनिश पूछेगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1616 पिछला क्लास में भी लिख चुके हैं। और डेनिश के बाद फिर आपका डेनिश हो गया, और फिर स्वीडिश कंपनी की स्थापना आपको 1731 में लिख चुके हैं, बता चुके हैं पहला वीडियो में भी। बस इतना याद रखना है, ठीक। इसमें ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, डेनिश और स्वीडिश ज़्यादा पूछता नहीं है, इसलिए आपको इतना जानना, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से आपका क्लास जो है सो आपका यूरोपियन कंपनी जितना हम लोग देख चुके हैं। पुर्तगाली आया उसको देख लिए, डच को देख लिए, पिछला वीडियो में पुर्तगाली और डच देखे थे। इस वीडियो में हम लोग अभी क्या देखें? अंग्रेज को देखें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे इतिहास को देखें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा देख लिए बस। और क्या था? स्वीडेनिश और स्वीडिश, सारी कंपनी हो गई, 6 कंपनी, यूरोपियन कंपनी का इतिहास समाप्त हो गया दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले ढंग से अगले तरह से मिलते हैं, ठीक है।
और मन से पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करते होंगे। हर जो अच्छा वीडियो लगे उसको देखें, समझें और अपना बुक पढ़ें। किताब पढ़ना भी जरूरी है। सिर्फ वीडियो पर निर्भर रहना ये भी नहीं, किन्हीं का वीडियो पर, यूट्यूब पर ही सिर्फ निर्भर, यूट्यूब पर से ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं होने वाला है। आप एक सिलसिलेवार हम वीडियो कितना ही डालेंगे, साल में डालते रहेंगे वीडियो, आप कंटिन्यू नहीं कर पाइएगा। तो वीडियो देखना कहाँ पड़ता है, जहाँ पर लगे कि कुछ समझना है। जैसे ये सबसे हर जगह फायदा करेगा वीडियो, लेकिन बस वीडियो देखे आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा देखे, अपना पढ़ाई में फिर लग गए। आप लोग एक जरूर करें, अपना सेल्फ स्टडी करें और अपना पूरा बुक पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें। जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हो या दरोगा कर रहे हो, जो भी है, जिस तरह का लेवल है उस तरह का पढ़ाई करें। किताब कंसल्ट में हमेशा रहें। अपना प्रैक्टिस सेट डेली बनाएं। बिना प्रैक्टिस सेट का कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस सेट बनाएं और जब जब प्रॉब्लम जहाँ हो वीडियो को देखें, समझें, बातों को समझना भी जरूरी है। थैंक यू। और चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें। बस यही उम्मीद है, मेरा सहयोग करें आप लोग। मैं आप लोगों के सहयोग की इच्छा रखता हूँ, कामना करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।